बच्चों पार्ट 1 में हम लोग 27 क्वेश्चन तक कर चुके थे। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। आज के सेशन में हम लोग बेटा 28 क्वेश्चन से करेंगे। याद रहे कि हम बोर्ड और प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को लेते हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते हैं अपने एक्सपीरियंस से भी, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एग्जाम में आने होते हैं बेटा। चलिए इसको देखते हैं। पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, 27 क्वेश्चन तक उसमें डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज पार्ट 2 पे हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी अ नेशनल और स्टेट पार्टी। बेटा ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज से, क्या कोई क्राइटेरिया है जो डिफाइन करता हो कि कौन पार्टी नेशनल पार्टी हो, कौन पार्टी स्टेट पार्टी हो। भाई पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है? कुछ लोग एक साथ जमा हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या हर पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट या नेशनल पार्टी हो जाएगी? नहीं, क्राइटेरिया है। पहले देखते हैं स्टेट पार्टीज के क्या क्राइटेरिया है। बेटा किसी भी पार्टी को ना अगर स्टेट पार्टी बनना है, रिकॉग्निशन लेना है, तो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, मतलब जो एमएलए का इलेक्शन होता है ना, जो चीफ मिनिस्टर के लिए होता है, उसमें एटलीस्ट उस स्टेट में 6% वोट लाने होंगे। 6% वोट प्लस उनको एटलीस्ट, आपको याद है कि एटलीस्ट दो सीट एमएलए के जीतने होंगे, तो उस पार्टी को स्टेट की रिकॉग्निशन मिल जाएगी, उसे स्टेट पार्टी कह लेंगे। ऐसे ही अगर नेशनल पार्टी किसी पार्टी को बनना है, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए बेटा या तो लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा यानी एमपी वाला, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला इलेक्शन में 6% वोट चाहिए, या 4 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, 4 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में बेटा कम से कम या तो इसमें 6% वोट चाहिए, या तो इसको फुलफिल कीजिए या इसको नहीं किए तो इसको फुलफिल कीजिए। लोकसभा में 6% होनी चाहिए। इनके अलावा प्लस में दोनों में से कोई एक और प्लस 4 एटलीस्ट लोकसभा की सीट आप जीत गए हो, तो आपकी पार्टी को क्या कहा जाएगा बेटा? नेशनल पार्टी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, ये सीपीआई है, ये सारी पार्टियां क्या है? नेशनल पार्टी। आम आदमी पार्टी हाल फिलहाल में ये भी नेशनल पार्टी बन गई, तो ये नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया है। समझ गए बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या चैलेंजेस है बेटा? पहला, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखो पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला चैलेंज है कि इंटरनल डेमोक्रेसी। भाई पॉलिटिकल पार्टीज के फ्यू लीडर्स के पास, द पावर वेस्ट ऑन द फ्यू टॉप लीडर्स। जो टॉप लीडर होता है उन्हीं के हाथ में पावर होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पावर इज डिवाइडेड अमंग ईच एंड एवरी वन। सब डिग्निटी से हो, सबके पास पावर हो, यही डेमोक्रेसी होता है ना। तो ऐसा तो होता नहीं पॉलिटिकल पार्टी में टॉप लीडरों के पास पूरी की पूरी पावर्स होती है, ये कमी है, ये चैलेंजेस है बेटा। उसको डायनेस्टिक सक्सेशन, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेसिडेंट है उसके बाद उसका बेटा प्रेसिडेंट बन गया। अरे अगर टैलेंटेड है, कैपेबल है तो दीजिए, नहीं तो पार्टी में और भी लोग हैं उनको बनाइए आप प्रेसिडेंट। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है, मेरे बाद मेरा बेटा, उनके बाद उनका बेटा, ऐसे ही चलता रहेगा। इट्स नॉट गुड। नाउ मनी एंड मसल्स पावर का भी यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं? इलेक्शन कैसे भी जीते, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी इलेक्शन जीतना है, तो मनी और मसल पावर का जबरदस्त यूज होता है इलेक्शन में। ये चौथा एक और भी आप लिख सकते हो कि चॉइस ऑफ कैंडिडेट, चॉइस नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ना कैंडिडेट या थीम या विचारधारा एक ही होता है, तो जो जनता होती है वो उसके पास चॉइस नहीं रह जाता, मीनिंगफुल चॉइस नहीं रह जाती। आप इसको कह सकते हो मीनिंगफुल चॉइस, लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मेंशन, ये क्वेश्चन है बेटा इकोनॉमिक्स है। मेंशन एनी 2 फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए जब भी लोन लेना होता है ना, तो फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं बेटा जो रूल रेगुलेशन पे बाइंड्स होते हैं, जो आमतौर पे कोलेटरल पे लोन देते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर होते हैं। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुई, बैंक्स हुई, ये सब फॉर्मल सेक्टर्स है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर रिलेटिव्स हुए, दोस्त हुए, मनी लेंडर्स हुए, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर्स है। ये हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। जनरली ये लोग कोई कोलेटरल नहीं रखते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल
सोर्सेज है। तो आप देखिए लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव, ये फॉर्मल सोर्सेज का एग्जांपल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर बताऊं, आप इस ग्राफ को देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेंशन इनटू इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज मनी लेंडर, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स है। यहाँ पे किसी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। सुन के हैरानगी होगी कि जो भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है ना, ये अक्सर और बेशतर अमीर लोगों को ही देती है। 85% पुअर लोग यहां से लेते हैं लोन, क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता। टर्म्स ऑफ क्रेडिट इतनी ज्यादा होती है। अब ये भी बता दे कोलेटरल क्या होता है बच्चा। देखिए, गिरवी, बैंक कुछ सामान को गिरवी रख के ही लोन देती है। आपका घर हुआ, जमीन हुआ, गाड़ी हुई, इनको गिरवी रखती है। दीज आर कॉल्ड कोलेटरल, जिसके बेस पे बैंक लोन देती है, इन्हें कोलेटरल कहते हैं। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लोन देने के लिए ये सब कोलेटरल देखेगी, डॉक्यूमेंटेशन है, सिग्नेचर है। दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो गरीब आदमी के पास तो होता ही नहीं है ना। जब होता नहीं है तो उन्हें फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल पाता है, वो इनफॉर्मल से ही देते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल इन चीजों पे उतनी ध्यान नहीं देते, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है बच्चों। देखिए, ये ग्राफ एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए, फॉर्मल हमारे यहाँ इंडिया में इतना है, आपको रूरल इंडिया में ये वाला फॉर्मल है, ये, और यहाँ पे कोऑपरेटिव, ये भी फॉर्मल का ही पार्ट है। बाकी देखिए, ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है। तो इतना पार्ट इनफॉर्मल में है, मतलब रिलेटिव से, मनी लेंडर से, दोस्त यार से लोन ले लेना इनफॉर्मल कहलाता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई कोलेटरल नहीं होती। ऐसा थोड़ी होता है यार, आप अपने किसी जानने वालों से 10,000 रुपए मांगोगे तो थोड़ी ना आपसे साइन करवाएगा, आपका जमीन गिरवी पे रखेगा या घर गिरवी पे रखेगा। ऐसा बहुत रेयर होता है। गांव के लोग, गांव के कुछ मनी लेंडर ये करते हैं, वो भी कोलेटरल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चंस पे आएंगे कहीं, तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देयर इज अ, इसको देखते हैं थोड़ा सा। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट अमंग द वर्कर्स एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इश्यू है, पहले इसको समझते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है बेटा, आप अगर एक ग्राफ को देखेंगे, चलिए पहले इसको समझाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इस ग्राफ का सहारा लूं, ताकि आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे बेटा लोग। ये ग्राफ देखते हैं, ये 3 ग्राफ को स्टडी करते हैं। आप इसको देखिए, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की फाइनल गुड्स की सम टोटल को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी देश का 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, शॉर्ट में बता दें, प्राइमरी सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्सेज से तैयार की जाती हो, जैसे गेहूं वगैरह, जो नेचुरल रिसोर्सेज होती से बनती है चीजें, सेक्टर चलती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी मैन्युफैक्चर सेक्टर, जो उनसे कुछ बनाती है, बिस्किट वगैरह, आटा वगैरह, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, जो वीट से बनाई। और टर्शियरी सेक्टर, जो उन्हें बेच रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, मैनेज कर रही है, वो टर्शियरी सेक्टर हो गई। सर्विस सेक्टर भी कहते हैं इसको। अभी आगे क्वेश्चन में तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप देखते हैं। अब आप देखिए, जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है बेटा, टर्शियरी सेक्टर का। देखिए, ये जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल टर्शियरी सेक्टर का होता है। अब एक ग्राफ आप देखिए बेटा, इस चीज को, इसको देखिए, सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल किसका होता है, टर्शियरी सेक्टर का। और जरा इसको देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को, क्या सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, टर्शियरी। लेकिन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसमें होता है बेटा, देखो सबसे ज्यादा जॉब करने वाले लोग किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में। किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में। अजीब बात है, सबसे ज्यादा काम प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह में, डेयरी में, पशुपालन में, ये सब प्राइमरी सेक्टर के जॉब होते हैं, प्राइमरी सेक्टर के काम होते हैं, जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जिनको चलाया जाता है। तो चलिए, अब आप एक बात गौर कीजिए बच्चे, इस ग्राफ को देखिए, एनसीईआरटी से लिया गया। इस ग्राफ में देखो, इतने लोग, आप इस ग्राफ को देखो, इतने लोग कहां काम कर रहे हैं बेटा, प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग, ठीक है। पर इनका योगदान जीडीपी में कितना है, यानी इतने लोग कमा के कितना दे रहे हैं, देखो कितना कम दे रहे हैं, इतना कम दे रहे हैं। और टर्शियरी सेक्टर में देखो, टर्शियरी सेक्टर में इतने कम लोग काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कम है, लेकिन जीडीपी में योगदान देखो इनका इतना ज्यादा है। तो यार, जहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, जीडीपी में योगदान इतना है, यहां पे नंबर ऑफ वर्कर कम है, लेकिन पैसा कमा के इतना दे रहे हैं। ऐसा क्यों? जहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, पैसा वहां पे ज्यादा आना चाहिए। जहां पे लोग कम काम कर रहे हैं, वहां पे पैसा कम होना चाहिए। तो जहां पे लोग कम काम कर रहे हैं टर्शियरी सेक्टर में, वहां पे पैसा ज्यादा है, जीडीपी में योगदान ज्यादा है। और जहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, वहां पे योगदान कम है।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कितने नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे मेरे ख्याल से? अब हमारे पास वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा बेटा लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो एक्चुअली वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करते। भाई किसी खेती करने में, खेत को बोने जोतने में 2 लोगों की जरूरत है, पता चला कि पूरा फैमिली उसी में लगा हुआ है। इसको कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो नहीं भी रहते तो उस काम की प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ती। आधे से ज्यादा लोग तो टनली करते हैं, खेत में घूमते होते हैं। अगर 2-3 लोग भी होना तो उतनी ही प्रोडक्शन हो उस खेत में। 10 लोग हैं तो भी उतनी ही प्रोडक्शन होना है। तो भाई 2 से उतनी प्रोडक्शन हो रही है, होनी थी, और 10 है तो भी उतनी प्रोडक्शन हो रही है, तो 8 लोग तो बेकार के काम कर रहे हैं ना। इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में। इसलिए वहां पे आप देखिए ग्राफ जो मैं दिखा रहा था कि नंबर ज्यादा है मजदूर वर्कर के, काम करने वालों की, पर उसका इनकम कम है। क्योंकि नंबर ज्यादा होने से थोड़ी होगा यार, नंबर ज्यादा है बिना मतलब के ज्यादा है, घूम रहे हैं बस ऐसे ही, टनली कर रहे हैं। वो 2 आदमी भी होता तो काम कर लेता, अब उनको जॉब ही नहीं है तो बेचारे उसी में लगे हुए है ना। तो इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि देयर इज अ प्रॉब्लम of underemployment among the worker engaged in agriculture sector. Justify the statement. देखो, yes, there is a problem of underemployment where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. अपने potential से कम काम कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि 2 ही आदमी का काम है, हम 10 आदमी लगे हुए हैं, तो चलो टनली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बस पोटेंशियल दे नहीं रहे। This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job. अब उनके पास जॉब ही नहीं है, इसलिए तो लगे हुए हैं। जॉब होता तो 2 ही आदमी पे छोड़ के आगे जॉब कर लेते। इसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ गए बेटा लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुइटेबल एग्जांपल। बेटा टर्शियरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं आमतौर पे? टर्शियरी सेक्टर को क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। देखिए क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो गई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर यानी किसी ने वीट पैदा किया, प्राइमरी सेक्टर। वीट से आटा बनाया, बिस्किट बनाया, सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरर सेक्टर हो गया। और उसको अब ट्रांसपोर्ट करना है, गोदाउन में भेजना है, सेल करना है, रिटेलर को देना है, ये सब सर्विस सेक्टर के लोग करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि इसको सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? इसलिए सर्विस सेक्टर कहते हैं कि बेटा मेन सर्विस तो यही कर रही है ना, आपने तो मैन्युफैक्चर किया या आपने प्रोड्यूस किया, पर लोगों तक पहुंचाने का, सर्विस देने का काम कौन कर रहा है? टर्शियरी सेक्टर के लोग कर रहे हैं। इसलिए टर्शियरी सेक्टर क्या कहता है? सर्विस सेक्टर। देखो, द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अब इसलिए इसे सर्विस सेक्टर कहते हैं क्योंकि जो भी पैदा किया गया प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में, उसे सर्विस कौन देता है? टर्शियरी सेक्टर के लोग। वही लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए, आपने प्राइमरी सेक्टर के, आप किसान हैं, आपने वीट पैदा कर दिया। सेकेंडरी सेक्टर का कोई है, उससे आटा बना दिया, बिस्किट बना दिया। टर्शियरी सेक्टर के लोग ही नहीं है, तो बिस्किट लोगों तक पहुंचेगी कैसे? सर्विस कौन दे रहा है? इसका मतलब टर्शियरी सेक्टर के लोग ही तो बेच रहे हैं, रिटेलर के पास, शॉपकीपर के पास, गोडाउन में स्टोर रख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। सो टर्शियरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। गॉट इट? हालांकि टर्शियरी सेक्टर में टीचर भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, वॉशरमैन भी आते हैं, धोबी वगैरह सब आते हैं, क्योंकि ये सब काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इनका बहुत योगदान है तीनों सेक्टरों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग। इसके बाद हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि देखिए, मैंने सिविक्स का अप्रोक्स पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर कवर कर लिया, हिस्ट्री का नेशनल इंडिया को कवर कर लिया। बट अब हिस्ट्री में बचे हुए कुछ चैप्टर्स हैं, नेशनल इन यूरोप है, प्रिंटिंग है, तो हिस्ट्री के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, नेशनल इन इंडिया हम लोग कर चुके हैं, बाकी जो चैप्टर बच गए, और ज्योग्राफी पूरी बची हुई है। ये कल पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में हम करवा देंगे। लेकिन शर्त है बेटा, इतनी मेहनत करें और अगर बच्चे देखे ही ना तो हम क्यों मेहनत करें? फिर मैथ्स में करेंगे, और मैथ्स में करने के बाद फिर अगली साल से, नेक्स्ट सेशन से 11th 10th 9th 12th एकदम शुरू से मेहनत करेंगे, ताकि बच्चे जुड़े रहें। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं देखते, नहीं फायदा उठाते, तो इतनी मेहनत का क्या फायदा है? आप लोग शेयर करो,
शेयर करोगे, बहुत ज्यादा बच्चे देखेंगे, इससे फायदे उठाएंगे बेटा, तब याद रहे मैं 3rd एंड 4th पार्ट बनाऊंगा। यानी पूरी ज्योग्राफी बच जाएगी एंड हिस्ट्री के नेशनल इन इंडिया छोड़ के चैप्टर्स बच जाएंगे। बाकी तो मैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर लिया और हिस्ट्री का नेशनल इन इंडिया भी कवर कर लिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तभी बनाएंगे बेटा लोग जब आप लोग बहुत शेयर करोगे, बहुत बच्चे देखेंगे, तभी तो मेहनत का फायदा होगा, ठीक है ना। वैसे मैं आप नहीं भी शेयर करेंगे तो अब एसएसटी में तो नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर मैथ में कोशिश करते हैं कि हमारे एक दूसरे मित्र है मृत्युंजय सर, वो मैथ्स के लिए आएंगे और वो बनाएंगे। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, हम नेक्स्ट ईयर एकदम शुरू से ही ऑनलाइन लग जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है बेटा। बस आप शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम ऑफ एनी वन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द अर्लियर पीरियड। देखिए अर्लियर पीरियड में बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। आपको मैं बता दूं कि इसमें यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट देते बेटा। देखिए अर्ली डेज में ना एक ये भी इशू था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये क्या होता है, जैसे बार्टर सिस्टम का यूज भी होता था और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है वो भी बाद में बताएंगे, क्वेश्चन आने दीजिए। हाँ, वो इश्यूज करेंसी ऑफ करेंसी इन इंडिया, पहले इसको समझाते हो, मैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी समझा दूं, चैप्टर समझने में आसानी होगी। देखिए बेटा, मान लीजिए हम टीचिंग कर रहे हैं या टीचर है, या चलो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे व्हीट की जरूरत पड़ी, गेहूं की, तो अब मैं उन बच्चे को तलाश करूंगा जिसके घर पे ज्यादा गेहूं हो और जो मुझसे पढ़ना चाहता, तो दोनों की नीड पूरी होगी तभी तो हम उसे पढ़ाएंगे, मुझे व्हीट देगा, है ना। तो ये नीड, इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसी को हटाया किसने, करेंसी ने। करेंसी आने से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। भाई हम आपका काम कर रहे हैं, आप कुछ मुझे पेमेंट कर दो, मुझे जो काम है मैं वो एक्सचेंज करके किसी और से कुछ ले लूंगा। करेंसी के कॉन्सेप्ट समझ गया। बार्टर सिस्टम को करेंसी ने इसलिए हटाया। अब ये देखिए, मतलब ये अर्ली सिस्टम था बार्टर सिस्टम, उसको करेंसी ने हटा दिया, ये बहुत डिफिकल्ट था। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को खत्म किया सारे एक्सचेंज ऑफ मीडियम ने, चाहे कोई भी मीडियम हो, मनी हो, आजकल के करेंसी पेपर नोट हो, या पहले के सोने का होता हो, दिरहम, दिनार, सब कुछ जो भी दुनिया में चल रहा है, सब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को रिप्लेस किया। आगे देखिए, हु इशू करेंसी इन इंडिया। इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है बेटा? इंडिया में करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, आरबीआई, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है, याद रखिएगा इस बात को, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। मॉडर्न करेंसी इज नाइदर मेड ऑफ प्रीशियस मेटल नॉट एवरीडे यूज, सो व्हाई इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, पहले जमाने की जो करेंसी होती थी ना बेटा, प्रीशियस मेटल से बनी होती थी, सोने से बनी होती थी, कोई और तांबे से बनी होती थी। लेकिन आजकल का जो करेंसी है वो नोट कागज की बनी होती है। तो क्यों इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है? क्वेश्चन इसलिए कि उस पर अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट की सिग्नेचर होती है। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अगर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ऑथराइज ना करे तो कागज का एक टुकड़ा, करेंसी बस इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर। लेकिन गवर्नमेंट उसे ऑथराइज किया है, इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी बताया गया हूं कि बेटा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तीनों का फाइनल गुड्स का जो सम है प्रोडक्ट्स का, उस सम को हम क्या कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, व्हाट इज called the gross domestic product of a country. It is the value of all final good and service produced within the country during a particular year. एक particular year में तीनों सेक्टर में फाइनल गुड्स का जो सम, प्रोडक्शन का सम होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब, जैसे बेटा आपने व्हीट पैदा किया, व्हीट से आपने आटा बनाया, आटा से आपने बिस्किट बनाया। व्हीट मान लो 20 रुपए किलो का था, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। आटा मान लो 30 रुपए किलो का हो गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐड किया है ना, वैल्यू, आटा बनाया, और आटा से बिस्किट बनाने में उसमें भी कुछ ऐड किया है। तो मान लो 40 रुपए का बेच रहा है, तो या 50 रुपए का बेच रहा है, तो उसका फाइनल गुड्स की जो कीमत होगी ना, वो 50 रुपए होगी। आप अब प्राइमरी सेक्टर में 20 रुपए नहीं जोड़ेंगे आप व्हीट का, अब एक ही बार वो सब आ जाएगा, एक बिस्किट का जोड़ लिए, तो ये फाइनल गुड्स कहलाता है। तो फाइनल गुड्स के पैसे को जोड़ते हैं हर सेक्टर का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, और उन तीनों के सम को हम क्या कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, जीडीपी। चलिए अब इसको देखते हैं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। बेटा देखो इधर, लिबरलाइजेशन का क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं बेटा। देखिए इसको, एक कॉन्सेप्ट को समझते, बड़ा मजा आएगा आपको। कॉन्सेप्ट को सुनिए। 1990 से पहले क्या था बेटा? हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ था। हमारे देश की कंपनियां या मैन्युफैक्चरर इस काबिल नहीं थे कि हम फॉरेन या जो डेवलप कंट्री है
उनसे हम कंपीट कर सके। तो हम लोगों ने अपने बॉर्डर पे एक टैक्स बैरियर लगाया था। टैक्स बैरियर मतलब हम जिस चीज को चाहेंगे वही आएगा, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे देश के मैन्युफैक्चरर नहीं बना रहे हैं, उसे हमें लाना है। तो हमने उस पर टैक्स एकदम कम कर दिया, तो बाहर की कंपनी आराम से आके बेच देंगी। हमें जरूरत है भाई, हमने कम कर दिया, हम ले लिए। लेकिन जो जिस चीज का मैन्युफैक्चरर हमारे देश में है, अगर हम टैक्स बैरियर नहीं लगा के रखेंगे तो वो अगर आ गया तो हमारे यहाँ के छोटे छोटे बेचारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो तो गए, बर्बाद हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए हम लोगों ने टैक्स बैरियर लगा रखा था। लेकिन लिबरलाइजेशन ने क्या किया, उन सारे टैक्स बैरियर को हटा दिया, क्योंकि अब हमें लगा जब कि हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम उनसे कंपीट कर सकते हैं, तो टैक्स बैरियर को हटा दिया। यही लिबरलाइजेशन होता है। देखिए इधर, रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। अब इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। देखिए ये बोल रहा है एडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज तो मैं बता दे रहा हूं और डिसएडवांटेज भी बता दूंगा ना, कि एमएनसी इन्वेस्ट इन द कंट्री एंड प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ न्यू जॉब। भाई जब आप लिबरलाइजेशन हटा दोगे तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, कंपनियां इन्वेस्ट करेगी, तो इन्वेस्ट कहां करेगी, आप ही की जमीन पे तो लगा रही है पैसे। जब आप ही की जमीन पे लगा रही है, आप ही के यहां से सामान खरीद रही है, तो आपके यहाँ के लोगों का भी तो इनकम बढ़ रहा है ना, आपके यहाँ के लोगों को जॉब मिल रही है। तो ये लिबरलाइजेशन का फायदा है। उसके बाद नंबर 2, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब। अच्छा, नई नई कंपनियां भी आएंगी, जो सर्विस आपके यहाँ अवेलेबल नहीं था। आपके यहाँ देश में, आपके देश में कंपनियों के पास उतनी पैसे नहीं थी, वो सर्विस भी वो लेके आ गए बाहर से लिबरलाइजेशन में। ये दूसरा फायदा हो गया बेटा। उसके बाद तीसरा फायदा क्या हुआ हमारे यहाँ, इधर देखिए। उसके बाद 2 फायदा हो गया। अच्छा, 2 नुकसान भी लिख लीजिए। 2 नुकसान भी मैं बता दूं, इसमें आंसर में नहीं, लेकिन सुन लीजिए लिबरलाइजेशन का ड्रॉबैक क्या है, नुकसान क्या है। देखो बेटा, नुकसान तो पहले ये है कि गवर्नमेंट को एकदम पैनी नजर रखनी होगी मल्टीनेशनल कंपनियों पे, कि वो आके यहाँ के वर्कर को अंडर पेमेंट तो नहीं कर रही। ऐसा है कि वो बाहर की कंपनी है, उससे तुमसे क्या मतलब है भाई, इतना में काम करो, दुनिया भर के तुम्हारे यहाँ मजदूर है, नहीं करोगे तो मैं उसको कम दाम में बुला दूंगा। तो गवर्नमेंट को एकदम पैनी नजर रखनी होगी कि रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं एमएनसी। नंबर 2, अपने जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है देश के, उसे सेव करना होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि वो बाहर की कंपनी लिबरलाइजेशन है आई, देखिए अरे यार यहाँ पे ये ब्रांड तो बहुत चल रहा है। मान लो मैं एक पेन बना रहा हूं, और कोई बाहर से कंपनी है, मान लो मैंने पेन बनाया। देखो मैं लिबरलाइजेशन का ड्रॉबैक बता रहा हूं, ये जानना है बेटा। देखिए सिर्फ ये लिबरलाइजेशन का लिए एक मैंने पेन बनाया। अब ये पेन मैं बेच रहा हूं होडास के नाम से, होडास पेन। मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसकी लागत है 8 रुपए, मैं 10 रुपए में बेच रहा हूं, 2 रुपए अपना प्रॉफिट कमा रहा हूं। ठीक है, कोई एमएनसी आई, मल्टी लिबरलाइजेशन हो चुका है, कोई बैरियर है नहीं इधर ज्यादा, एक कंपनी है और देखिए यार ये तो जबरदस्त फेम है, उसने सेम क्वालिटी की एक पेन बनाई और उसे उसने 8 रुपए में बेचना शुरू किया या 7 में भी बेचना शुरू किया। 1 रुपए लॉस हो रहा है इस कंपनी को, फिर भी मार्केट में बेच रही है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर 6 महीना 1 रुपए लॉस करके भी बेचे ना, तो ये मार्केट में चलती रहेगी। मैं तो छोटा मोटा था, 1 रुपए लॉस में कैसे बेचता, 8 रुपए ही किया, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ना लेके जितना पे खरीदा हूं मैं, बनाने में लगा है, मैन्युफैक्चर करने में लगा है, उतने ही पैसे में बेच रहा हूं, फिर भी 1 रुपए कम है, लोग इससे खरीदेंगे, इससे परचेज करेंगे, ये कंपनी बर्बाद हो गई। दिस इज द ड्रॉबैक। तो गवर्नमेंट को नजर रखनी होगी कि ऐसा ना करे मल्टीनेशनल कंपनी। सो इट इज द डिसएडवांटेज। फिर अंडर पेड एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत पैसा नहीं देती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बेटा, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में लिख देना एकदम फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस अब आप शेयर कितना करते हैं फॉर्म में। बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं ना, जैसे हिस्ट्री के 2 चैप्टर बचे हुए हैं और एक में थोड़ा सा पार्ट्स है, उसके बाद ज्योग्राफी भी पूरा पढ़ा देंगे एकदम इसी फॉर्म में। बस आप शेयर कीजिए, जितनी ज्यादा शेयर होगी, मुझे लगा कि मेरी मेहनत का कुछ, मेरी मेहनत रंग लाई। तो बेटा मेहनत करने का तभी मजा आता है जब उस मेहनत से फायदे हो। जब कोई आप शेयर नहीं कर रहे हो, बहुत बच्चे देख नहीं रहे, तो इतना मेहनत क्यों करेंगे। हम अभी से शुरू, देखो इधर, वैसे ऑफलाइन में तो हम लोग बहुत जमाने से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन अभी शुरुआत की है। तो इधर देखिए इंशाल्लाह, reorganization of state in India on the basis of language has strengthened democracy. Review the statement. बिल्कुल भाई, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? Each and everyone has capability, power to live in dignity, yes, and has power to express themselves freely in their own language. यही तो है डेमोक्रेसी। आप अपनी भाषा में एकदम बिना रुके हुए अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, डेमोक्रेसी है। आपको फील हो कि हमारा भाषा भी अपना ही भाषा है, भले आपकी लैंग्वेज माइनॉरिटीज में, ठीक है, फिर भी आपको अपनी भाषा में सब कुछ कहने का अधिकार हो।
यही तो है। तो रियो जो स्टेट बनाया गया ना हमारे यहाँ इंडिया में, वो लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया बेटा। लैंग्वेज पे ही बंगाल बनाया गया, लैंग्वेज पे ही महाराष्ट्र बनाया गया, गुजरात को अलग किया गया, सब लैंग्वेज पे किया गया। तो लैंग्वेज पे यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रेंथन दैट डेमोक्रेसी ना, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देती है ना। डेमोक्रेसी मींस व्हाट? लिंग्विस्टिक आजादी हो आपको। एंड इफ यू आर डिवाइडिंग अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, इट मींस यू आर गिविंग लिंग्विस्टिक फ्रीडम टू दैट स्टेट। So it strengthens the democracy ना बेटा। देखो reorganization of the state in India on the basis of language has strengthened democracy because democracy provide the space for linguistic minorities, जो जिनकी भाषा कम बोली जाती है उनको भी फ्रीडम मिलती है, तो डेमोक्रेसी हुआ बेटा। तो इस तरह आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आई मेरा पढ़ाना, इस बात को भी बेटा लिखे कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा और फिर मैं आगे और मोटिवेट होकर वीडियोस बनाते रहूंगा आप लोगों के लिए। रिव्यू द रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई टर्शियरी सेक्टर का बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी में रोल है। देखिए क्या होता है कि टर्शियरी सेक्टर हेल्प्स टू सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हेल्प टू ग्रूम द, यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, टाइप जो करते हैं वो गलत कर दिए। प्रोडक्ट जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, टर्शियरी सेक्टर ही उसे क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ाती है। तो किसी भी देश की डेवलपमेंट में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ टर्शियरी सेक्टर का भी रोल है। इसको पहले भी मैंने डिस्कस किया टर्शियरी सेक्टर, उससे आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो बेटा ये मैं बता दूं कि प्रॉपर्टीज लिखने, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले समझ लीजिए। देखिए दो तरह के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? वो सेक्टर जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो, जो बहुत सारे रूल्स को फॉलो करते हो, जैसे पेड लीव देता हो, आपको मेडिकल फैसिलिटीज देता हो, आपको जॉब की सिक्योरिटी देता हो, आपको मिनिमम वेजेस एक्ट को फॉलो करता हो। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बेटा? जहां पे कुछ भी ना हो, जब काम था तो आपको रखा, जब काम पूरा हो गया तो आप जाइए, फिर 2 महीने बाद जब काम शुरू होगा आपको बुला लेंगे, तब तक नो वर्क नो सैलरी। इट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ गए बेटा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी नहीं होती। गवर्नमेंट से जैसे ये पटरी वाले ठेली वाले जो रोडों पे बेचते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जैसे मिनिमम एक्ट, वेजेस एक्ट है, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इसको फॉलो करते हैं। इट इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट, छोटे छोटे यूनिट अनऑर्गेनाइज होते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, अंडर लो पेड होते हैं, नॉट रेगुलर भी नहीं होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं देती है, मेडिकल फैसिलिटीज भी देते हैं, ये पेड लीव देते हैं, ये पेड लीव नहीं देती है। दिस आर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ समझ गए बेटा लो आप इस बात को। ओके, अब आगे इंडिया की इकोनॉमी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने संभाल रखी है बच्चों, बहुत ज्यादा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए बेटा। क्या है कि दो कंट्री ए है, उसमें इनकम ये है किसी पर्सन का, ठीक है बेटा, और इसमें इनकम कंट्री बी में इनकम ये है 48,000 है, 5वें पर्सन का। बताइए किसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए पहले आप इसको एवरेज निकालिएगा सबका। जैसे ही एवरेज निकालिएगा बेटा, एवरेज के आसपास अगर सब है तो वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मान लीजिए एक जैसे 500 रुपए आ रहा है, एक जैसे 1000 रुपए आ रहा है, या 1500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, नहीं तो कितना हुआ 3000, 4000 एंड एक जैसे और 1500, एक आदमी और 1500 अर्न कर रहा है, नहीं एक आदमी और 1500 अर्न कर रहा है, तो कितना हुआ ये 3 4 एंड टू 6000। 6000 को आप 1 2 3 4 से डिवाइड कर ले, हाँ 1500 आ गया। तो देखिए अप्रोक्स सब लोग तो 1500 के आसपास है ना, तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इनकम का। लेकिन अगर मान लीजिए किसी 4 आदमी है, कोई 500 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, तो इसके बीच में तो बहुत डिफरेंस हो गया ना बेटा। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के, अब इसमें देखिए ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, 500 रुपए सब कमा रहे हैं, एक बंदा खुद 48,000 कमा रहा है, तो एवरेज तो इनका ठीक ठाक आ जाएगा। लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गई ना, ये कम कमा रहे हैं, इनका एक ही बार ज्यादा हो गया। खैर पर कैपिटा इनकम ऐसे निकाला जाता है, पूरी देश की पॉपुलेशन जो इनकम होती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है, वो पर कैपिटा इनकम होता है। ठीक है बेटा, तो इधर देखिए, तो इसमें वही क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री किसका अनइवन है? बी का अनइवन है। विच कंट्री, हालांकि देखो ये 3, ये तो एक ही तरह कमा रहे हैं, ये डिफरेंट कमा रहा है, अनइवन हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। जब आप एवरेज निकालेंगे तो ये सब एवरेज से बहुत दूर हो जाएंगे और ये भी डिफरेंट हो जाएगा।
इफ गिवन अ चांस इन विच कंट्री, जाहिर सी बात है आप किस कंट्री में रहना चाहेंगे, कंट्री ए में रहना चाहेंगे ना, कंट्री बी में नहीं, कंट्री ए में, कंट्री ए में आप रहना चाहेंगे ना बेटा। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट किस में है बेटा, ए में, अनइवनली किस में, बी में, और रहना किस में चाहेंगे, इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट है तो आप ए में रहना चाहेंगे, ए में, ठीक है बेटा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है, एक तरीका अपनाइएगा, एवरेज निकालिएगा सबका, अगर एवरेज के आसपास सारी इनकम है तो इवन है, अगर एवरेज के आसपास नहीं है, दूर दूर तक डिफरेंस ज्यादा हो गया एवरेज में और इनकम में, तो समझ जाना कि वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्ट एनी टू मेजर टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। बेटा जेंडर इनइक्वलिटी इंडिया में, अब आप बहुत ज्यादा जेंडर इनइक्वलिटी है, आप देखिए ना, लिटरेसी में भी जेंडर इनइक्वलिटी है, मेल ज्यादा लिटरेसी रेट है, फीमेल की लिटरेसी रेट बहुत कम है, इवन पॉपुलेशन में भी सेक्स रेशियो में भी डिफरेंट है, तो इनइक्वलिटी, इसको खत्म करने के लिए रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब देना पड़ेगा फीमेल के लिए, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन में भी देना पड़ेगा रिजर्वेशन, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो पब्लिश करता है बेटा किस चीज को, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या, देखो किसी भी जगह की ना डेवलपमेंट को आप सिर्फ इनकम से नहीं माप सकते हो, इनकम के साथ आप हेल्थ को भी लेना पड़ेगा इंडिकेटर के तौर पे, एजुकेशन को भी लेना पड़ेगा ना, इन तीनों को कंबाइन करके फिर आप मापोगे कि भाई क्या डेवलपमेंट है। तो ये जो है इसी पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश किया जाता है, तीनों को मिलाकर। ये काम कौन करता है बेटा, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड पुअर पीपल नॉट एबल टू सेक्योर लोन फ्रॉम बैंक। भी सिंपल सी बात है भाई, पुअर पीपल के पास कोलेटरल नहीं होता, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की कमी होती है, इसलिए बैंक तो उन्हीं को लोन देती है ना, फॉर्मल सेक्टर बेटा, जिनके पास कोलेटरल होता है, गिरवी रखने के लिए कुछ हो, अगर गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो कौन लोन देगा, फिर रिलेटिव्स देंगे, दोस्त यार देंगे, मनी लेंडर्स देंगे हाई इंटरेस्ट पे। Why did poor household in rural area go to money lender? सिंपल सी बात है, वही सेम आंसर है, कोलेटरल नहीं होती है। नेक्स्ट, मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सुनो पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते किसे बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है ना, गांव में गरीब लोग हैं, उनके पास कोलेटरल तो है नहीं, बैंक से लोन कैसे लेंगे। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का एक ही तरीका है, और भाई पैसे की नीड तो कभी भी किसी को पड़ जाती है, तो इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि गांव की कई सारी औरतें आपस में मिलकर ग्रुप बना ली, 15-20 औरतों का, इन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा गया। ये मंथली 100, 200, 400 रुपए जमा करते रहे, ठीक है, और जमा करते हुए जब किसी को कोई जरूरत पड़ती है उसमें से लोन ले लेता है, बिना कोलेटरल के लोन मिल जाते हैं, कोलेटरल फ्री लोन कम इंटरेस्ट पे मिल गई, उससे अपना वो काम कर ली, शादी ब्याह, इवन बीज सीड खरीदना हुआ, किसी केटल्स को खरीदना हुआ, खरीद के फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्हें पे कर दी। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और इसको कोई रेगुलेट भी नहीं करता है। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ अमाउंट अगर बड़ा हो जाता है ना, तो उसके बेस पे बैंक लोन दे देती है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है बेटा, इसका बहुत ज्यादा आजकल स्कोप है, बहुत ज्यादा चल रहा है। डिफाइन दिस गिव्स अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में काम 2 लोगों का है, 8 लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, टंडेली कर रहे हैं झूठ मूठ का, इसलिए कि उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, कोई पोटेंशियल, अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे रहा है। अगर फुल पोटेंशियल दे तो 2 ही आदमी उस काम को कर सकता है, तो बाकी जितने लोग हैं ना बेटा, वो डिसगाइज्ड या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। गॉट इट? द मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस यू मे नीड फॉर अ बेटर लाइफ। डू यू एग्री? यस। यार आपके पॉकेट में पैसा है, आप क्या समझते हो कि पैसा तो सब कुछ खरीद लोगे? नो, पैसा है तो आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कैसे खरीद लोगे? कम्युनिटी में जो कूड़ा कबाड़ा लगा हुआ है उसको कैसे ठीक करवा लोगे? पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, नहीं ठीक करवा सकते ना, रोड नहीं बनवा सकते आप, जो कम्युनिटी वाली सर्विसेज है उसको ठीक नहीं करवा सकते, वो नॉन मटेरियल चीज को भी तो नहीं खरीद सकते। अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छे दोस्त, अच्छी कम्युनिटीज, ये कहां खरीद सकते हैं आप पैसे से? तो डेफिनेटली वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वी कैन नॉट बाय एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एनालाइज द रोल ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एग्जैक्टली, टर्शियरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है आज के दौर में एम्प्लॉयमेंट देने में। बेटा जैसे देखिए, किसी भी कंट्री में जो बेसिक सुविधा है ना, जैसे हॉस्पिटल हुआ, एजुकेशन हुआ, हॉस्पिटल हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, पुलिस हुआ, कोर्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ, ये सब टर्शियरी सेक्टर ही तो है जो काम करे, सर्विस दे रही है। तो अगर ये नहीं होगी तो देश को आप कैसे कल्पना ही नहीं कर सकते कि देश तरक्की करेगी। तो टर्शियरी सेक्टर का ये पहला रोल है देश की डेवलपमेंट में। दूसरा रोल क्या है कि भाई एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, ये कब तरक्की करेंगे? जब टर्शियरी सेक्टर के लोग होंगे तभी ना उसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसे घर घर तक पहुंचाएंगे, रिटेल शॉप तक पहुंचाएंगे, अच्छी ट्रांसपोर्ट देंगे, अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। तो यस, बिना टर्शियरी सेक्टर के ये डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। थर्ड,
अब जब लोगों के इनकम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनके नीड भी बढ़ेंगी और डिमांड भी करेंगे, तो उस सब के लिए कौन उस डिमांड को पूरा करेगा? जाहिर सी बात है टर्सरी सेक्टर के लोग। तो किसी देश को डेवलप करने में टर्सरी रोल जबरदस्त रोल प्ले करते हैं, टर्सरी सेक्टर। गॉट इट बेटा? ठीक है, ओके। बाकी तो ग्राफ हम लोग देख ही लिए हैं। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम बता ही दिया हूं बेटा आपको कि जितने भी कंट्री का टोटल इनकम है उसको अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। ठीक है बेटा? यहाँ पे बताया गया यूएसए डॉलर 49,300 पर एनम अगर हो किसी देश में एक साल में 2019 के मुताबिक, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? हाई इनकम ग्रुप। और अगर यूएसए डॉलर जो है 2,500 से कम हो तो उसे लो इनकम ग्रुप की कंट्री कहते हैं। ठीक है? पर कैपिटा इनकम का मतलब पूरे देश की इनकम जो भी है ना उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम निकल आएगी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी? देखो बेटा डेमोक्रेसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करती है? इक्वलिटी सिटीजन में लाती है। सब इक्वल है बिफोर द लॉ। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती, मोनार्क होती, तो किसी को ज्यादा प्रिविलेज मिला होता, किसी को कम। आपने नेशनलिज्म यूरोप में पढ़ा होगा इस बात को। अच्छा, इनहेंस द डिग्निटी। यस, डेमोक्रेसी में आप किसी के साथ चाहे जितने बड़े ऑफिसर हैं, जनता ही यहां सब कुछ होती है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक डिग्निटी देती है ना जीने की। डेमोक्रेसी में क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में आप अकेले फैसला नहीं लेते हो, कई लोगों से लेते हो, तो जो डिसीजन होता है ना वो जबरदस्त होता है, क्योंकि कई लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने के लिए। बेटा प्रोवाइड मेथड्स टू रिजॉल्व। यस, कई सारे इश्यूज हो तो उसको सॉल्व किया जाता है डेमोक्रेसी में, सबसे राय लेके। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। डेमोक्रेसी में कोई गलती हुई तो मिस्टेक्स को सुधारने की, क्योंकि बहुत लोगों का ओपिनियन होता है ना बेटा उसमें। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है अकाउंटेबल होती है, कोई भी काम करेगी तो जवाबदेह होगी। ये नहीं कि मैं कर दिया बस कर दिया मैं राजा हूं। आपको अकाउंटेबल होना होगा जनता के सामने, रिस्पॉन्सिव होना होगा। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, चुन के जाती है गवर्नमेंट। ठीक है? तो बेटा ये चीज देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट? यहाँ पे टाइप करना मिस्टेक हो गया। हाँ, ये है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। देखिए 1976 में लाया गया था इस एक्ट को बेटा। इस एक्ट में क्या है कि लोग क्या करते हैं ना कि देखिए सेम काम कर रहे हैं, अगर कोई गर्ल फीमेल है वो कर रही है उसे कम पे मिलता है, कोई मेल कर रहा है उससे ज्यादा पे करते हो। भाई आप मेल को उसी काम के लिए 40,000 दे रहे हो, फीमेल को 20,000 दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आया जेंडर इक्वलिटी के लिए। दिस लॉ वाज कॉल्ड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये कहती है कि भाई इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर। आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर इक्वल काम कर रही लड़कियां या फीमेल मेल के बराबर तो आपको सेम पेमेंट करनी होगी। ठीक है? तो ये रिम्यूनरेशन एक देख लीजिएगा। व्हाट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट? देखिए जो रेडिकल फीमेल थी ना वो हर जगह अब नीचे रखा जाता था यार। आप देखते नहीं हो कि घर में आप देखो अक्सर क्या होता है, बच्चा अपने मम्मी से कुछ पूछा, मम्मी ने इजाजत दे दी, मम्मी कहती एक बार पापा से भी पूछ लेना। व्हाट इज दिस? बच्चे में दोनों का रोल है ना, मम्मी पापा का इक्वल। तो मम्मी जब इजाजत देती तो क्यों पापा से पूछ लेना? पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी सोसाइटी, जहां सिर्फ पापा का ही चलता है सब कुछ। तो कुछ रेडिकल वुमेन थी, उन्होंने मूवमेंट किया इक्वलिटी के लिए पर्सनल और फैमिली लाइफ में। इसको क्या कहा जाता है बेटा? फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट। चलिए बेटा लोग, उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे, बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। आप शेयर कीजिए, मैं एकदम बेहतरीन एक बार पूरा कंप्लीट चारों बुक का सीरीज लेके आ जाऊंगा परसों के रोज, और कल आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर करा दूंगा। बस शेयर होनी चाहिए बेटा, दिल खुश हो जाए कि बहुत बच्चों ने देखा है। आगे देखो, और उसके बाद एसएसटी अगर आप शेयर नहीं करते तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना? क्योंकि इतना मेहनत क्यों करूंगा बेटा, जब लोग बच्चे देखेंगे ही नहीं, आप शेयर ही नहीं करोगे तो। लेकिन मैथ्स में हम एक दोबारा एक हमारे कल की टीम में है मृत्युंजय सर, वो मैथ के लिए आएंगे, वो भी आके कुछ मेहनत करेंगे। हम तो अकेले करते रहे हैं, तो अब वो आएंगे और वो मैथ्स पढ़ाएंगे आपको। पूरा मैथ्स की एग्जाम में जितने गैप है वो आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है बेटा? फिर हम 11 में भी, फिर इस चैनल पे हम करियर गाइडेंस भी करेंगे कि 10 के बाद आप क्या लो क्या ना लो। 11 12 भी हम लोग बने रहेंगे। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस डील करेंगे, अलग अलग टीचर। चलिए इसको देखते हैं। Which among the following statement is true about civil disobedience movement? ये कल ही बताया गया था मैं, अभी MCQs आ गई बेटा। The following statement is true about civil disobedience movement. Which among the following statement is true about civil disobedience movement? बेटा civil disobedience movement जो था ना, आपको बताया था मैंने कि इसमें एक तो ब्रिटिशर के साथ पार्ट 1 में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एक तो ब्रिटिशर के साथ कोऑपरेट नहीं करना था, साथ साथ लॉ भी तोड़ना था।
ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। तो इसमें से कौन सा सही? देखो, पीपल वर नाउ आस्क्ड ओनली टू रिफ्यूज, सिर्फ रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द, नहीं, उनको लॉ तोड़ने को भी कहा गया था। तो क्या बोल रहा है, टू कौन है? तो ये तो गलत है, क्योंकि सिर्फ नॉन कोऑपरेशन के लिए नहीं कहा था, लॉ भी ब्रेक करने के लिए कहा था, क्योंकि गांधी ने खुद सॉल्ट बना के लॉ ब्रेक किया था। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, यस, ये सही है। गांधी जी कॉन्सेंट्रेट टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, नहीं, उन्होंने पहले टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए कॉन्सेंट नहीं दिया था, सेकंड के लिए दिया था। गांधी जी एंडेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नहीं बेटा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के थोड़ी ना हो गया था, देश को फ्रीडम मिली थी। तो ये सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब एमसीक्यूज है यहाँ पे, यहां से ये देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री ऑफिशियली फ्लोड द पॉलिसी ऑफ मिलिटरिज्म इन 1950? बेटा श्रीलंका, इन्होंने ऑफिशियली मिलिटरिज्म को रिकॉग्नाइज कर दिया था, सिंगालास को इन्होंने बना दिया था कि भाई ये रहेगा, बुद्धिस्ट धर्म को इन्होंने ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था। नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या है? असर्शन नहीं देना बेटा, ये असर्शन ये है, इंडिया इज द फेडरल कंट्री। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पूरा पार्ट 1 में इस पे डिस्कस किया है कि इंडिया फेडरल कंट्री है। क्यों फेडरल कंट्री है? ठीक है, हमारे यहाँ पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड है, हमारे यहाँ रिटन फॉर्म में स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, इसलिए हम फेडरल कंट्री है बेटा। देन हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी, कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। देयर इज डिवीजन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फेडरल कंट्री। देयर इज यस, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ पावर, इसका मतलब फेडरल है। तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर इज राइट, इसका आंसर होगा बेटा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द ये वाला होगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जर्मन कहां से होगा भाई? बाकी तो तीन हमारे देश के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें बेटा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कंपोज्ड वंदे मातरम, बिल्कुल सही है। देखो ये क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लो, कि जब देश आजाद हो गया ना, तो हम नेशन तो बना लिए, लेकिन नेशनलिज्म लाना बाकी था, मतलब लोगों में मोहब्बत। देखो नेशन एक फिजिकल चीज है, देश बाउंड्री है, कॉमन लोग हैं, एक फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री से घिरा हुआ है, नेशन हो गया। लेकिन नेशनलिज्म ना एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, ब्रेन वाली चीज है, मतलब अपने देश से मोहब्बत। ये कैसे पैदा होगा? तो इसके लिए बहुत सारी उस जमाने में ना फुल गाने लिखे गए हैं ना। आज भी देखो एक यूनिटरी सेंस दिया जाता है, जैसे उस देश के बाद हम जिस देश में गंगा बहती है, तो गंगा क्या है? गंगा एक सिंबल हो गया कि भाई गंगा से रिलेटेड जितने लोग हैं, जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी, यानी हम सब उससे रिलेटेड हो गए। अपनी पुरानी हिस्ट्री को, राणा प्रताप सिंह को लाया गया इधर, उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया गया। इन सबों से क्या हुआ, फुल गानों में तरह तरह की चीजें लाई गई, हमें सेंस ऑफ यूनिटी पैदा हो कि हम सब एक हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग हो। भारत माता की इमेजिनरी तस्वीर बनाई गई एकदम यूनिटी लाने के लिए, एक दूसरे में फीलिंग लाने के लिए। ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया। ये सब चीजें क्यों की गई? ताकि एक कलेक्टिव सेंस हो। बेटा अब अगर ये क्वेश्चन आता है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप ये सब लिख के आंसर लिख सकते हो। उसी में इन्होंने वंदे मातरम की भी कंपोजिशन की थी, ठीक है ना। उसके बाद महात्मा गांधी लेड द इंडिगो फार्मर मूवमेंट इन चंपारण, बिल्कुल महात्मा गांधी ने ही लेड किया था। याद करो कितने में, 1916 में। पार्ट 1 में ये पूरा डिटेल में बताया हूं बेटा। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड अ बुक का नेम हिंद स्वराज, गलत, गांधी जी ने लिखा था बेटा हिंद स्वराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा था। और उसके बाद नटेशा शास्त्री पब्लिश कलेक्शन ऑफ तमिल फोल्क टेल नेम द फोल्क फॉर ऑफ साउदर्न इंडिया। यस, कॉमन सेंस नेशनलिज्म को जगाने के लिए ये साउथ में लिखा गया था बेटा। नटेशा शास्त्री पब्लिश ने तमिल फोल्क टेल किया था, एकदम एक सेंस पैदा करने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग को निकाल उजागर करने के लिए। तो ये भी उसी का पार्ट है, ये भी उसी का पार्ट है बेटा। ये दोनों ना कॉमन सेंस एकदम एक लाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए दोनों किया गया था। इसका मतलब ये रॉन्ग है बेटा, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which religion was protected in श्रीलंका? जाहिर सी बात है बुद्धिज्म, वहां बुद्धिज्म को ही सेव किया गया था, ठीक है ना। और यही वजह थी टूटने की श्रीलंका की। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बेटा देखो, जलियांवाला बाग मैसकर 1919 में, चंपारण सत्याग्रह बेटा 1960 में, बरदोली 1928 में हुआ था।
महात्मा गांधी 1915 में। तो आप बता दो कौन पहले होगा बेटा? सबसे पहले ये होगा यानी फोर्थ, देन कौन होगा बेटा? ये सेकंड, देन कौन होगा बेटा? इन द फॉलोइंग 11 कॉन्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट द करेक्ट। पहले क्या होगा? पहले फोर्थ होगा ना, पहले फोर्थ होगा यानी फोर्थ ये देन सेकंड, यस, देन सेकंड, देन फर्स्ट, यस, देन फर्स्ट, लास्ट में ये 28 में हुआ था ये। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कुड हैव लेड टू सिविल वॉर इन बेल्जियम? बेल्जियम में सिविल वॉर क्या होता है? फॉर्मिंग अ community government by transferring the power of the central government to the regional government, by providing a majority to Dutch speaking people in the central government, by providing equal representation by in Brussels government। नहीं बेटा, इसकी वजह यही थी, फॉर्मिंग अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी को नहीं, ये नहीं थी, ये by providing a majority to Dutch speaking people in the central government, ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसमें, ये वाले। According to the above mentioned statement, choose the correct year in which Mahatma Gandhi returned to India। कौन सा ईयर था बेटा? 1915। तब आए थे वो गांधी जी अफ्रीका से। ये पार्ट 1 में मैंने बहुत डिटेल में इसकी बात की है। ये भी मैं बता के गया हूं आपको कि रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट व्हिच कंट्री हैज मोस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या बताया था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे आप? ज्यादा डिफरेंस हो जाए। देखिए आप इसमें ज्यादा डिफरेंस है, 4003 एंड 4000, 3000, 3000, 4000, 5000, 70,500। सबसे ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? इसमें है, कंट्री थर्ड। तो आंसर कौन होगा बेटा? सी। आंसर कौन होगा बेटा? सी। आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। ये समझ गए आप लोग? तो इस तरह आपका ये आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम, ये क्वेश्चन देखते हैं। A sector where goods are produced by exploiting natural resources। देखो नेचुरल रिसोर्सेज से अगर कोई भी सामान बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उस सेक्टर को हम कहते हैं बेटा प्राइमरी सेक्टर। और उससे मैन्युफैक्चर करते हो तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। और अगर वो पहुंचाया जाता है चारों तरफ तो उसे टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। और टर्शियरी सेक्टर का एक दूसरा नाम क्या है बेटा? सर्विस सेक्टर। समझ गए? अभी बताया गया हमसे पहले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटी सेल्फ हेल्प ग्रुप आर टेकन बाय बैंक। नहीं, बैंक क्यों? यस, मेंबर ही फैसला करते हैं। गांव में कुछ औरतें मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, अभी बताया था, यही फैसला करती है। कोई एनजीओ नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उनको उतना कंट्रोल नहीं रख पाता है। ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग। कि कौन पब्लिश करता है? अभी बताया गया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। असर्शन देखिए, डेमोक्रेसी डज नॉट प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन। गलत। डेमोक्रेसी तो इक्वलिटी प्रमोट करती है ना बेटा। और रीजन देखो, अगर असर्शन गलत है तो अब रीजन को सही गलत देखना है। ये इसका एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये गलत है। तो डेमोक्रेसी गिव रिस्पेक्ट टू सोशल डायवर्सिटी। यस, ये सही है, यानी सिर्फ आर सही है, ए इज रॉन्ग। तो कहां होगा ये? आर इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। इसमें देख लो, आर इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बेटा? हिंदी है। और जब कभी आएगी तो इंग्लिश को कर दीजिएगा, आप हिंदी आप ठीक करें, ओनली वन। In country a woman get equal pay for equal work. What type of example is this? Gender equality. Gender equality का एग्जाम्पल है। अगर मेल और फीमेल को बराबर पे मिल रहा है तो भी मैं बता गया इक्वल रिम्यूनरेशन वेजेस एक्ट, वो जेंडर इक्वलिटी है। ठीक है बेटा, ये इसका मतलब आंसर सही कौन है बेटा? ये वाला आंसर सही है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्वेश्चन तो देखिए बेटा। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन टू अदर लाइक बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर रिप्रेजेंट द इन्फेंट। यस, सही है। ठीक है, पर 1000 में बच्चा जितना भी 1 साल से पहले डेथ कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। यस, 7 एज दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी ए एंड आर इज राइट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो टू बट आर, ये सही होगा। बी दिस वन द राइट। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। भाई पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन मैं पार्ट 1 में बताया था। देखो पॉलिटिकल पार्टीज के ये सारे फंक्शन है। ओपोजिशन का रोल प्ले करती है, पब्लिक की शेप ओपिनियन शेप करती है, लॉज बनाती है, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। ये काम जुडिशियरी का है। भाई लॉ की इंटरप्रिटेशन जुडिशियरी करती है, जजेस करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती। तो दिस इज द रॉन्ग। Which one of the following statement is correct about the
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट है? इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट डिक्लेयर्स रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, इट प्रमोट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या है करेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, यस ये है, ये करेक्ट है बिल्कुल एकदम, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fill in the blanks with the appropriate option in India has the right to issue currency notes on the behalf of, अभी पढ़ाया गया था कि आरबीआई करेंसी इशू करती है किसके बिहाफ पे? सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इशूज करेंसी नोट्स बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और कौन करता है? आरबीआई करती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मिसेस मोनिका इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द, अच्छा कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे काम करता है उसको क्या खास चीज मिलेगा? वो होगा पेड लीव। लो सैलरी मिलेगी नहीं, मिनिमम वेतन का ख्याल रखेंगे, जॉब सिक्योरिटी होती है भाई फॉर्मल में, इरेगुलर वर्किंग आवर नहीं होती है, तो सबसे अच्छा होगा पेड लीव मिलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, ठीक है। कभी छुट्टी की साल में 1-2 बार तो उसे पेड लीव मिलेगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और whom do most of the people in rural areas of India depend for credit? भाई गांव के लोग किस पे बहुत ज्यादा क्रेडिट पे डिपेंड होते हैं? ज्यादातर मनी लेंडर के पास जाते हैं गांव के लोग, उनके पास कोलेटरल होती नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, बताइए। प्राइमरी सेक्टर डेयरी, प्राइमरी सेक्टर बैंकिंग, प्राइमरी सेक्टर फिशिंग, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। एक बात याद रखना, जो भी नेचर से रिलेटेड काम होगा ना बेटा वो प्राइमरी सेक्टर होगा। देखो डेयरी दूध केटल से मिलती है, केटल नेचर है तो प्राइमरी सेक्टर। फिशिंग फिश नेचर से मिलती है तो ये भी प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर नेचर है, पौधे उगाते हैं, ये भी प्राइमरी सेक्टर। तो सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। बैंकिंग नहीं है, ये टर्शियरी सेक्टर है। क्लियर बेटा? तो इनकरेक्ट देखना है तो यही इनकरेक्ट है, ठीक है बेटा। एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डेवलपमेंट गोल फॉर लेंडेस्ट रूरल लेवलर। देखिए हर आदमी की डेवलपमेंट की अपनी अलग अलग पहचान होती है। मान लीजिए बेटा कोई रूरल आदमी है, उसके लिए डेवलपमेंट की अलग पहचान होगी। जैसे वो चाहेगा कि मुझे हमेशा काम मिल जाए, या हमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, या फिर हमें हमारे बच्चे अच्छे तरह से पढ़ ले। तो हर आदमी का अलग अलग डेवलपमेंट के नजरिया होता है, तो उस पर हमने पार्ट 1 में भी बता दिया, आप कर सकते हैं। अब जरूरी बात यह है बच्चों कि हमने मेरे ख्याल से हम लोग क्वेश्चन कर ही लिए सब, यस कर लिए। 72 क्वेश्चन तक किया हम लोग बेटा। अब हम फिर एक बार बता दें आपको कि हमने जो कवर किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, आप याद रखिएगा। सिविक्स कवर कर लिया हमने, इकोनॉमिक्स कवर कर लिया, और हिस्ट्री का नेशनल इन इंडिया कवर कर लिया। यानी अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो इन 2 बुक और हिस्ट्री का 1 चैप्टर से क्वेश्चन इंशाल्लाह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में यहीं से होंगे। बाकी अब बेटा आप पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे को आप शेयर करते हो, आपके कितने दोस्त इससे फायदा उठा पाते हैं। तो फिर मैं कल शाम तक वीडियोस बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, परसों भी बना दूंगा 2 घंटे का एकदम पूरा जो बचा हुआ है सिलेबस। उसमें मैप भी आ जाएंगे, वो सब भी दिखा बढ़िया से समझा दूंगा, पूरा सिलेबस करवा दूंगा एकदम मॉर्निंग में, परसों मॉर्निंग तक। बस शर्त है बेटा कि इसे शेयर करें, और अगर आप शेयर नहीं भी करते हैं तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं मैथ्स में फिर शुरू करेंगे। एसएसटी में तो नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि जब रिस्पांस नहीं मिलता है ना तो दिल थोड़ा सा टूट जाता है, और उस दिल को फिर से जुड़ने में ना कम से कम 1-2 महीने तो लगेंगे। तो 1-2 महीने में आप 11 में होंगे तो फिर हम 11 के लिए बनाएंगे आपके लिए, और नए बच्चे जो 9th में जाएंगे या जो 10th में जाएंगे उनके लिए अब सालों भर वीडियोस बनाएंगे। और चूंकि मैथ का इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो हमारे कलीग हैं मृत्युंजय सर, तो वो बनाएंगे, तो इसलिए वो बना सकते हैं क्योंकि वो अभी मोटिवेटेड है। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं तो टूटूंगा बच्चे, क्योंकि इतनी मेहनत किया आपके लिए। साइंस में भी सारा का सारा क्वेश्चन आप देखिए, लेक्चर सुनिए ना, क्वेश्चन के साथ जो मैं बोला हूं उसी से क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में बायो में मैंने उसका प्रूफ वीडियो भी डाल दिया है। तो बेटा आप इस बात का ख्याल रखिए, अगर व्यूज बहुत जाती है तो मैं बाकी के बचे हुए चीजों को लेके आऊंगा, अगर नहीं जाती है तो हिम्मत नहीं है, फिर 1-2 महीने मुझे रेस्ट चाहिए, फिर एक्टिव होने के लिए 10th 9th के लिए, फिर 11th के लिए भी। बीच में 12th क्लास के लिए मैं वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे तो उनका बोर्ड अभी बाकी है, तो उनके लिए बनाऊंगा। वो 1 महीना बाद है उनका बायो का एग्जाम, तो बायो के लिए बनाऊंगा मैं। तो उस 1 महीने में जब तक मैं अपने आप को फिर से मोटिवेटेड कर लूंगा, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर आपने शेयर किया और बहुत अच्छा व्यू आई तो मैं परसों ही मोटिवेटेड हो जाऊंगा, एकदम सुबह ही बना दूंगा या कल ही बना दूंगा, ठीक है बेटा। जय हिंद। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो हिस्ट्री का, कमेंट में जरूर लिख के बताएं जब एग्जाम हो तो। जय हिंद।